तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 यूनिट 7 का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है भी, क्या कॉन्सिक्वेंस था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आपने क्या देखा कि जैसे ही कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ मेटल के सरफेस पे, तब उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है हमारे पास, इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, निकल जाता है हमारे पास, इजेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चे ये बात की एक्सप्लेनेशन जो हुई थी, ठीक है, तुम्हारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो भी लॉ थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उनको एक्सप्लेन किया था। कब, जब ये बात कही गई कि लाइट जो तुम्हारे पास है उसके अंदर क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है, बंडल है, जिसका नाम क्या था, फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है, फोटोन नाम दिया था। और फोटोन बच्चे क्या है, तुम्हारे पास एक पार्टिकल है। फोटोन क्या है, पार्टिकल है। और ये बोला गया कि जैसे एक फोटोन क्या करेगा, आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा और फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दूसरा फोटोन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। मतलब हम लाइट के अंदर फोटोन मान के चले थे, ठीक है, और थे भी रियलिटी के अंदर। तो बेटा लाइट के पास छोटे छोटे क्या थे, पार्टिकल थे। तो लाइट का पार्टिकल नेचर लेके ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो भी लास्ट थे, जो भी ऑब्जर्वेशन थी, वो सारी की सारी बच्चे तुम्हारे पास क्या हुई थी, एक्सप्लेन हुई थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। इस बात को बेटा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो कई बार एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है कि कौन सा इफेक्ट है जो ये शो करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो क्या बताओगे बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक इफेक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पटन इफेक्ट। कौन सा हो तुम्हारे पास, कॉम्पटन इफेक्ट। तो बच्चे कॉम्पटन इफेक्ट भी तुम्हें क्या बताएगा कि लाइट जो होगी तुम्हारे पास, या वेव जो, सॉरी, लाइट जो तुम्हारे पास होगी, रेडिएशन जो होगी, उसके पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ये भी कॉम्पटन इफेक्ट होगा, जो कि आप हायर क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, उसके अंदर भी ये होता है कि एक्स रेज वगैरह लेते हैं हम, तो उनकी क्या करवाते हैं हम, तुम्हारे पास स्ट्राइक की करवाते हैं किसके ऊपर, मेटल के सरफेस पे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है वहां पे। तो वहां भी क्या होता है, तुम्हारे पास पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, और वो किसके अंदर होता है, रेज के अंदर होता है। तो इसका रेज रेडिएशन, तो रेडिएशन का भी कैसा नेचर हुआ, पार्टिकल नेचर हुआ, वो हम वहां पे लेते हैं। तो बाद में पढ़ेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, चलो भी। और तो बच्चे अब जो मैं बात करूं तुम्हारे पास, तो चलो ये तो हमें पता चल गया अभी ऐसे ऐसे इफेक्ट कौन, ऐसे ऐसे कौन से तुम्हारे पास क्या है, इफेक्ट है या तुम्हारे पास जो क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। ये बात हमने बता दिया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास थे। अब यदि आपसे कोई ये पूछ ले भी कोई ऐसा क्या बताओ तुम्हारे पास इफेक्ट बताओ, ठीक है, या कोई भी फिनोमिना बताओ जो तुम्हारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि लाइट का वेव नेचर होता है, रेडिएशन का वेव नेचर होता है। तो बच्चे हमारे जो कुछ फिनोमिना है जो यूनिट नंबर आप 6 में पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या, पोलराइजेशन। क्या होती है, पोलराइजेशन। ठीक है, और साथ में मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। और हम बात करें तुम्हारे पास में क्या, डायाफ्रैक्शन। डायाफ्रैक्शन। तो बड़े तीनों की तीनों लाइट के फिनोमिना हैं। और लाइट से जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो लाइट का उस समय नेचर जो लेते हैं बच्चे, वो कौन सा लेते हैं, वेव नेचर लेते हैं। तो लाइट के वेव नेचर के साथ ही तीनों के तीनों फिनोमिना ये क्या होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं। तो ये वही फिनोमिना है तीनों के तीनों जो लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक बोल दो, वही फिनोमिना बेटा क्या शो करेगा, लाइट का वेव नेचर शो करेगा। पार्टिकल नेचर बताना हो तो वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद बच्चे हम आते हैं, हाँ एक और होते तुम्हारे में, तुमने पढ़ा हुआ है क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन नाम सुना होगा तुमने, और लाइट का रिफ्रैक्शन भी नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक और तुम्हारे पास क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये तीन जो फिनोमिना होते हैं, या फिर इन दोनों की बेसिकली बात करूं बेटा, ये भी लाइट से ही एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन लाइट का
वेव नेचर लोगे तो भी एक्सप्लेन कर दोगे इन दोनों को, लाइट का पार्टिकल नेचर लोगे तो भी एक्सप्लेन कर दोगे। तो लाइट के दोनों नेचर को कंसीडर करके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइट का वेव ले लो तो भी एक्सप्लेन कर दोगे, पार्टिकल लो तो भी एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये दोनों नेचर के अंदर आ गए तुम्हारे पास, ये दोनों नेचर को शो करते हैं और ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद है बेटा तुम्हारे पास क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। तो हमने बता दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है, जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेटा वहां पे फोटोन की जो बात आई थी तुम्हारे पास, ठीक है, फोटोन। अब फोटोन होता क्या है तुम्हारे पास, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर लाइट के अंदर। तो जो इसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, ठीक, ये भी रिमेंबर रखेंगे आप हमेशा। तो बेटा फोटोन की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। और तुम्हें तो पता चल गया अभी जो लाइट जो भी आ रही होगी वो छोटे छोटे क्या एनर्जी के पैकेट को कंसिस्ट करे, टीनी पैकेट होते हैं एनर्जी, जिनका नाम हमने क्या रखा था बेटा, क्वांटा या फिर फोटोन नाम रखा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो लाइट के पास क्या होती है बेटा, डिस्क्रीट एनर्जी होती है तुम्हारे पास। तो उन बंडल की जो एनर्जी के बंडल थे जिनको तूने फोटोन का नाम दिया, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो टॉपिक आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो सबसे पहली जो बच्चे प्रॉपर्टी होती है, देखो जो फोटोन जो होगा बच्चे, उसकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, एच न्यू रहेगी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच डिवाइड एच इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो रेडिएशन की होगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू क्या होगा, सी बाय लैम्डा होगा, नहीं होगा, न्यू क्या होगा, सी बाय लैम्डा, तो ये होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमारे पास जो मोमेंटम जो होगा, ठीक है, क्या मेरे फोटोन का किसी भी रेडिएशन के अंदर वो क्या होगा बेटा, हमने पढ़ा था ना, E डिवाइड बाय सी, याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बताया गया था कि एनर्जी डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट आपका मोमेंटम के इक्वल होगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये क्या होगी, एच न्यू लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय में क्या हुआ, सी हुआ। तो बच्चे एच डिवाइड बाय न्यू बाय सी क्या होता है तुम्हारे पास, 1 बाय लैम्डा लिख सकते हो, 1 बाय लैम्डा। तो ये तो क्या होगा तुम्हारे पास, इसको लैम्डा ऐसे लिख दो फिर, तो ये भी तुम्हारे पास मोमेंटम होगा। एक गिवन रेडिएशन है, उसका जितने भी फोटोन है मान लो, वो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को फिक्स कर रखा है। तो बेटा उस समय जो उनका एनर्जी और मोमेंटम जो रहेगा हर फोटोन का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है तुम्हारे पास बेटा क्या, कि जो रेस्ट मास होगा, क्या होगा, जो रेस्ट मास होगा किसका, फोटोन का, वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा रेस्ट मास जीरो भाई, क्योंकि ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई ना अल्बर्ट आइंस्टीन की, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। और वैक्यूम के अंदर मान लो हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वैक्यूम के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये फोटोन हमारा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो बेटा v इज इक्वल टू c रखोगे तो कितना आएगा, 1, छोड़ो रेस्ट मास निकाला ना आपने, तो रेस्ट मास यहाँ निकाल लो, m नॉट इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो फोटोन की जो बेटा क्या होती है, स्पीड होती है स्पेस के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो v इज इक्वल टू c होगा फोटोन के केस में, v इज इक्वल टू c होगा स्पेस में। तो यदि मैं ये रख देता हूं तो 1 माइनस 1 होगा तो 0 आएगा। तो रेस्ट मास कितना है तुम्हारे पास, 0 है। तो इसका मतलब फोटोन कभी रेस्ट पे नहीं होता भाई, रेस्ट मास एनर्जी जो मिलेगी आपको, ठीक है, वो क्या मिलेगी उसकी, वो भी 0 ही मिलेगी। और बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो फोटोन की, तो जो फोटोन होता है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। और बेटा जो फोटोन है, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, फोटोन जो होता है बेटा वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तुम्हारे पास, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाहूँ तो बेटा जो कोई चार्ज नहीं होता फोटोन के ऊपर, ना ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और ना ये मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी डिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए भी, और मैं प्रॉपर्टी की तुम्हारे पास बात करूं बेटा, अलग अलग मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी हमारे फोटोन की, वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी भी, क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इसके बाद आता है बच्चे तुम्हारे पास
डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस क्या कहती है, देखो डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। देखो बच्चे, तो डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस, ड्यूलिस्टिक, ड्यूल मीन्स टू। तो डी ब्रोगली सर ने क्या कहा कि मूविंग मटेरियल जो पार्टिकल होगा, ठीक है, तो बेटा कई बार तो वो बिहेव करेगा तुम्हारे पास, समटाइम बिहेव करेगा लाइक अ वेव, और बेटा समटाइम वो बिहेव करेगा लाइक अ पार्टिकल। तो मूविंग मटेरियल जो पार्टिकल होगा बेटा, वो दोनों के दोनों नेचर क्या करेगा तुम्हारे पास, शो करेगा। ये बात कौन कहती है, डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस ये बात कह रही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, समटाइम एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम एक्ट एज अ पार्टिकल, ठीक है। और बच्चे जैसे ही मान लो मूविंग मटेरियल पार्टिकल लिया मैंने, मतलब कोई भी एक मैटर है मेरे पास, ठीक है, मटेरियल है कोई बात, जो पार्टिकल मिलके बना हुआ है, वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो कह रहा है मान लो ये लिया मैंने, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, मान लो, ठीक है। तो इसके साथ बेटा क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी, क्या होगी, इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो उस वेव का तुम्हारे पास नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, डी ब्रोगली वेव। क्या नाम रहेगा, डी ब्रोगली वेव, या तुम दूसरा नाम दे सकते हो क्या, मैटर वेव, मैटर वेव। और इस वेव की कोई ना कोई बच्चे क्या होगी तुम्हारे पास, वेवलेंथ बी होगी, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उसका फॉर्मूला जो रहेगा मैथमेटिकली वो रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, ठीक है, h by mv। The wave associated with a moving material particle is called de Broglie wave or matter wave, and its wavelength is called de Broglie wavelength। और एक्सप्रेशन जो रहेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। अब इसका मैं प्रूफ करना चाहूं तो प्रूफ मैं कर सकता हूं कि क्या रहेगी, देखो अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, एच न्यू रहती है ना, क्या रहेगी, एच न्यू रहती है। और तुम्हारे पास मैं बात करूं अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास एनर्जी रिलेशन से, एनर्जी क्या रहेगी, mc स्क्वायर रहेगी, क्या रहेगी बच्चे, mc स्क्वायर रहेगी। दोनों को इक्वेट करना है एक बार, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसको देखो, न्यू को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी तो कैंसिल आउट हुआ, तो h बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचता है, एम सी बचता है ना तुम्हारे पास, क्या बचता है, एम सी बचता है। तो लैम्डा को वहां लेके जाओ, तो h बाय एम सी इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारे पास, लैम्डा होता है। अब मान लो यदि पार्टिकल मूव कर रहा था, सॉरी वो तुम्हारे पास मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा था v वेलोसिटी के साथ, तो v वेलोसिटी के लिए जो लैम्डा की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, h बाय एम वी, क्या रहेगी, h बाय एम वी। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का। बच्चे डी ब्रोगली जो वेव है ना, वो तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल से भी प्रोड्यूस हो सकती है और अनचार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस हो सकती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर तुम्हारे पास, ठीक है। तो बस चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस होगी तुम्हारे पास, या सॉरी तो चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, उसके साथ एसोसिएट होगी तुम्हारे पास, ठीक है। और अनचार्ज के साथ भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ये तुम्हारे पास। और हम बात करें बच्चे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो क्या होता है तुम्हारे पास, मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं बेटा, उनका मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। तो बेटा हाई मास होने के कारण तो उनकी जो वेवलेंथ होगी ना, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी, उनकी वेवलेंथ क्या होगी तुम्हारे पास, वेरी स्मॉल होगी, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि वहां पे डी ब्रोगली वेव है ही नहीं, वेवलेंथ बेटा इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तुम्हारे पास हैवी मास के कारण, ठीक है। चलिए भी
तो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। चलो आओ बच्चों करते हैं। देखो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है तुम्हारे पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो मैटर है प्लस 1 क्लास में आती है, तो वो क्या कहती है भी जो काइनेटिक जो एनर्जी रहेगी ना तुम्हारे पास, मान लो ई बोल रहा हूं मैं उसको, ठीक है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल की, वो क्या रहेगी 3/2 kT। 3/2 kT अकॉर्डिंग टू क्या हुई काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, 3/2 kT प्लस 1 क्लास में आती है बात। और बेटा के जो है यहाँ पे ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर मोल, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ये लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो देखो बच्चे, और सिंपल में बात करूं तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी लिखी मैंने यहाँ पे 3/2 kT, ठीक है, और सिंपल काइनेटिक एनर्जी में देखना चाहूंगा कितनी रहेगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर रहेगी। चलो भी ये रहेगी। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को मैंने क्या किया बच्चे, मान लो इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब इक्वेट करने से मैं क्या पाता हूं यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT, ये पाता हूं। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT, 3 kT। बेटा बोथ साइड मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे इक्वेशन के ऊपर। तो यहां से क्या आता है देखो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 mkt, ये आया तुम्हारे पास। तो बेटा m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, तो इसको मैंने मोमेंटम p लिख दिया और ऊपर क्या इसका स्क्वायर है, कितना हुआ 3mkt, 3mkt। तो T क्या है यहाँ पे बेटा, टेम्परेचर है। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो T टेम्परेचर के ऊपर मैंने क्या देखी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी देखी, वो 3/2 kT आई तुम्हारे पास, ठीक है, T टेम्परेचर पे। और काइनेटिक सिंपल वे में मैंने देखी 1/2 mv स्क्वायर आई, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो बेटा मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे √3mkt, ये वैल्यू आई बच्चे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv था भाई, h/mv कह सकते हैं, या आप इसको h/p भी तो कह सकते हो, h/p कह लो भी, ठीक है। तो कितना आएगा h डिवाइड बाय √3mkt लैम्डा। तो इस फॉर्मूले का बच्चे हम न्यूमेरिकल के अंदर क्या करेंगे बच्चे, यूज करेंगे, रिमेंबर रखेंगे हम, ठीक है। तो ये था बच्चे मेरा क्या, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इसके बाद में क्या था तुम्हारे पास, क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, तो बच्चे डी ब्रोगली वेवलेंथ देखनी है हमने किसकी भाई, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। देखो हमने क्या लिया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन लिया, मान लो वो इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या कर रहा है तुम्हारे पास, मूव कर रहा है, कहां भाई, v पोटेंशियल के अंदर, कितने स्पीड के साथ, मान लो v स्पीड के साथ, और मास कितना मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन का, m मान लिया, ठीक है। तो देखो भी, तो जो एनर्जी जो होगी ना, क्या होगी, जो एनर्जी जो होगी तुम्हारे पास किसके कारण, पोटेंशियल, जैसे ही मान लो मैंने v पोटेंशियल मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा तो वो एक्सेलरेट होगा, भी कोई ना कोई एनर्जी आएगी नहीं आएगी उसके अंदर, किसके कारण, पोटेंशियल के कारण। तो एनर्जी कितनी है पोटेंशियल के कारण, देखो वैसे तुमने सुना होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज होता है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, v मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चे, तो w इज इक्वल टू, मेरा यहाँ पे v पोटेंशियल है लेकिन चार्ज कितना है बच्चे, e है, इतनी एनर्जी EV एनर्जी मेरे पास आएगी किसके कारण बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, जो कि मैंने V लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण, ठीक है यहाँ तक। और सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बेटा, वो कितनी आएगी तुम्हारे पास 1/2 सिंपल मोशन के कारण 1/2 mv स्क्वायर आएगी, है तो दोनों की दोनों एनर्जी, लेकिन निकाली क्या गई है, टू डिफरेंट मेथड से निकाली गई है।
तो दोनों क्या कर दिया बच्चे मैंने इक्वेट कर दिया, क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने से मैं क्या पाता हूं देखो 1/2 mv² इज इक्वल टू ईवी आया, अभी कितना आया ईवी आया। तो यहां से क्या आता है बच्चे v² इज इक्वल टू 2ev डिवाइड बाय में कितना आया बच्चे m आया। तो v की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है √2ev डिवाइड बाय m आई बच्चे, ठीक है। ये v की वैल्यू आई तुम्हारे पास। तो इसके बाद हमने निकालने क्या थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला क्या होता है h/mv, h/mv, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने जा रहा हूं, निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल तो है ही तुम्हारे पास, ठीक है। पार्टिकल नेचर वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। वो कहाँ होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बात प्रूफ होती है, जो हमारे सिलेबस में इस साल कोविड-19 के कारण बेटा कट हो चुका है, ठीक है। उसको तो भूल ही जाओ तुम, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h/m, बेटा v की वैल्यू अभी भी निकाली कितनी 2ev डिवाइड बाय में m रख दिया बच्चे, यहाँ तक क्लियर है अभी। अब इस m को अंदर एडजस्ट करना हो, एडजस्ट अंदर हो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा बेटा वो तुम्हें पता है, अंडर रूट के अंदर वो m² बन के जाएगा अभी। तो भी तो इसका नाम का 1m बाहर आएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ इससे। तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास h/√2 amv, ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब देखो यहाँ पे तो E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने अप्लाई कर रखा है इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस, ठीक है, वो वाला हो गया। तो बेटे ये वेवलेंथ होगी, तो ये वैल्यू फिक्स होती है E की, M की वैल्यू फिक्स होती है, H की वैल्यू फिक्स होती है। सारी की सारी वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करते हो, सारी की सारी वैल्यू क्या करते हो पुट करते हो। तो उस समय बच्चे तुम लैम्डा की वैल्यू क्या पाओगे 12.27। अब V तो पता नहीं भी कितनी हम अप्लाई करते हुए, ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसको तो मैं पता नहीं कितना अप्लाई कर दूं 2 वोल्ट 3 वोल्ट 50 60 70 कुछ भी, तो मैंने इसको अंडर रूट में ऐसे लिख दिया एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगी बच्चे वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट कर सकते हो। और एक एंगस्ट्रॉम जो तुम्हारा पास होगा 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा उसके अंदर 10 की पावर -10 मीटर प्रेजेंट होती है, ये रिमेंबर रखना भी 10 की पावर -10 मीटर। तो ये था बच्चे हमारा क्या इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। तो इसी के साथ बच्चे मेरी यूनिट क्या होती है फिनिश, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार कि किस टाइप के हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ स्टार्टिंग में यूनिट में चलूँ तो जो फॉर्मूलाज जो मेरे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे बेटा वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज यूज होंगे। स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा भी क्या बोल रहे हैं। बस एक बार ये देख लो कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमारा एक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आया था फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, आया था नहीं आया था, ठीक है। फाई नॉट वर्क फंक्शन था और बेटा न्यू नॉट तुम्हारे पास क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। अब मान लीजिए अब क्वेश्चन पे अब कैसे आ सकता है, मान लो तुम्हारे पास एक क्या दे दी उसने एक मेटल दे दी तुम्हारे पास, ठीक है। मान लो तुम्हें मैं ये दे दूं कि मेरे पास सीजीएम की भी एक मेटल है, मैंने मेटल दे दी और मैंने उसका वर्क फंक्शन बेटा तुम्हें 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट दे दिया भी, चलो ये वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी मैंने यहाँ दे दी भाई। तो बेटे मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे रेडिएशन गिरा रहा हूँ, क्या गिरवा रहा हूँ उसके ऊपर रेडिएशन गिरा रहा हूँ और मैं आपको बेटा क्या दे दूँ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दूँ, क्या दे दूँ फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जो भी तुम्हें मैं गिवन दे दूँ। मैंने कह दिया अभी मेरे पास इतने फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही, बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो तुम्हें ये पता करना है भी जो ये लाइट आ रही है ना इसके पास जो एनर्जी है क्या वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है। यदि कम हुई ना तो निकालेगी नहीं, हमें पता है भी क्योंकि वर्क फंक्शन की इतनी एनर्जी तो चाहिए ना मेटल के सरफेस को इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने के लिए, ठीक है। तो यदि इससे कम एनर्जी आ रही है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो एमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, तो लिख देना नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या निकालोगे इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल के बताओगे एच न्यू वाले फॉर्मूले से। यदि वो वेवलेंथ दे देता तो बेटा क्या लगाते E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या करते
करते, यूज करते। ये फर्स्ट मेथड बताया मैंने। या तुम क्या करते, फ्रीक्वेंसी तुमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है बेटा, यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्या निकाल लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो। और सबसे पहले बेटा वर्क फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करना सीख जाना, जूल में सीख जाना। यहाँ तुम एनर्जी निकालोगे ना, वो तुम्हारी जूल में आएगी। किसमें आएगी, जूल में आएगी। यदि तुमने इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलना है ना, अब जूल को यदि किसको भी, जूल को किसमें बदलना हो, इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलना हो ना, तो बेटा डिवाइड करना है किसे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से, ठीक है। और यदि बेटा क्या करना हो तुम्हें, इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में बदलना हो, तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से, तब वो जूल में बदलेगा भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा, हमें रिमेंबर रखेंगे। तो मोस्टली वर्क फंक्शन को आप किस में कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चों, जूल में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसके बाद में तो यहाँ से बेटा ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब वर्क फंक्शन दे के वो तुमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ठीक है। उस मेटल सरफेस के लिए तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया अभी। इसके बाद तुमने अभी भी ये सीखा कि मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी बेटा तुम पढ़ के आए थे, वो ये पढ़ के आए थे ना, EV के बराबर, EV0 या EV के बराबर पढ़ के आए थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1/2 mv मैक्स का स्केयर इज इक्वल टू EV0। तो कई बार वो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देके आपसे पूछ रहे हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की क्या रहने वाली, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। या वो मैक्सिमम स्पीड पूछ ले, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फिर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल जो वो सोल्व कर रहा है उसी तरीके से सोल्व हो, तुम अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो दूसरा मेथड लगा के वहां पे। इसके बाद बच्चे मैं बात करूं, तुम्हारे पास फॉर्मूले जो हमारे आए थे, वो ये वाला फॉर्मूला आया था, एक h न्यू जो था, या फिर सॉरी जो मैक्सिमम काइनेटिक बच्चे जो एनर्जी थी वो क्या थी, h न्यू माइनस h न्यू नॉट कह सकते हो, या यहाँ पे फाई नॉट यूज कर सकते हो। अब इस एक इक्वेशन से कितने फॉर्मूले बना लो, ढेर सारे फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 क्या लिख सकते हो, mv मैक्स का स्केयर लिख सकते हो, इज इक्वल टू h न्यू माइनस, इसको बेटा क्या लिख दो, h न्यू नॉट लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको और तोड़ के लिख सकते हो, hc/लैम्डा इज माइनस में h c/लैम्डा नॉट लिख दो, या मिनिमम लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो तुम यहाँ पे, ठीक है। बस तुम स्टेटमेंट में ये पढ़ो कि दे क्या रखा है और निकालना क्या है। अब जैसे एक फॉर्मूला और यहाँ से मैं बनाऊं, तो इसकी जगह पे EV0 रख सकते हैं ना, EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो गया भाई, EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। अब कई बार वो आपको ये दे देगा कि मेटल सरफेस है भाई, क्या है, मेटल सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है, मान लो वर्क फंक्शन क्या आपको गिवन है, तो वर्क फंक्शन आपको गिवन दे दिया, और साथ में बच्चे उन्होंने कह दिया भी इंसिडेंट जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन दे दी। और आपसे वो क्या पूछ ले, मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ ले, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का लिए फॉर्मूला ये लगाओगे। अब मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और वर्क फंक्शन गिवन है बच्चे, आपसे वो क्या पूछ लेगा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा इंसिडेंट लाइट की क्या है, तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, यहाँ पे न्यू नॉट तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई ना, तो न्यू कहाँ से निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे बच्चे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और बच्चे देखो अब ये भी आपने सीखा डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये सीखा नहीं सीखा भाई, h/mv बोल दो, या बेटा h बाय क्या बोल दो, उसको p बोल दो। वो दूसरी बात आई तुम्हारे पास फॉर्मूले वाले, उसमें तुमने देखा 3mkt, ये वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा भाई, पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। और क्या देखा अपने, डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 डिवाइड बाय √v एंगस्ट्रॉम, ये भी देखा भाई, ठीक है। तो ये तो बात आएगी ना भाई, पूछी किसकी हुई है तुम्हारे पास, किसकी पूछी हुई है। जैसे मान लो यहाँ दे दे वो आपको, अब कहते भाई एक बॉल है, मास 2 ग्राम है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी उसकी, तो सीधी सी बात है भाई ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो बस जस्ट आपने ये देखना कि दे क्या रखा है, ठीक है, वहां से फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे। इसके बाद मैं और देखना चाहूँ यहाँ पे
ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया, टेम्परेचर कंडीशन दे रखी हो कहीं पे भी तो बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना वहां पे, ठीक है। और बच्चे अब मान लो तुम्हारे पास क्या हो, हाँ E इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला हो गया एक, E इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ एक और मैं बता दूं बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है जिसको मैं E बोल देता हूं, वो तुमने क्या पढ़ी है, 1/2 mv² पढ़ा हुआ है, 1/2 mv² पढ़ी हुई है। अब यहां देखना E इज इक्वल टू 1/2 m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड इनटू में v² हुआ, और एक m ये पहले ही था तुम्हारे पास, ठीक है। m डिवाइड बाय m लिखा, कैंसिल आउट हो गया, m बाय m v² बना सेम ऊपर वाला। तो बेटा यहां से क्या लिखा देखो, इज इक्वल टू 1/2 m² v² m हो गया, और इसको 1/2 mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, p² डिवाइड बाय m हो गया। तो बेटा E का फॉर्मूला तुम ये भी यूज कर सकते हो, काइनेट 2m, और बेटा P जो बनेगा यहां से वो क्या बनेगा, √2me, √2me। तो ये वाला, तो P की जगह बेटा आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, √2me, तो ये वही बनेगा। और इस इक्वेशन को बता दो तुम्हारे पास, यहां देखना एक बार, E v0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव, ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन दी आपको। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, अब मैं निकाल रहा हूं, मान लो बच्चों तुम्हारे पास क्या v0 निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, v0, तो h बाई e इंटू में न्यू माइनस में फाइव नॉट डिवाइड बाई में e लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया। इस इक्वेशन में e क्या है, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम होती है। और बेटा फाइव नॉट क्या है, वर्क फंक्शन होगा किसी मेटल का जो कि कांस्टेंट रहेगा गिवन मेटल के लिए, तो भाई, और E भी कांस्टेंट रहेगा, H भी कांस्टेंट रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये तो है ही कांस्टेंट। बट तुम क्या करते हैं, हमने देखा था इन दोनों के अंदर वेरिएशन देखा था ना हमने भी, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा रहा था तो मेरा कौन वेरी हो रहा था, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी हो रहा था। तो बच्चे ये इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये वाला बोल सकते हो और एक ये वाला बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको चेंज करोगे एक गिवन मेटल के सरफेस के लिए तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो, अब मान लो हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, होती है नहीं होती, y इज इक्वल टू mx प्लस c, लीनियर इक्वेशन की, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन की बोलती है, लीनियर लाइन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m क्या होता है बच्चे, यहाँ पे स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, और ये क्या होता है तुम्हारे पास, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहां से बेटा इसको कंपेयर करके देखो इक्वेशन को, y की जगह वेरिएबल v0 है, चलो वहां v0 वेरिएबल है, x की जगह वेरिएबल यहां कौन है, फ्रीक्वेंसी न्यू है तुम्हारे पास, और बेटा इंटरसेप्ट कौन हुआ, ये वाला इंटरसेप्ट हुआ, नहीं हुआ, -φ0/e c की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, h/e, h/e। तो बेटा स्लोप जो होगा इसमें वो कितना होगा तुम्हारे पास, h/e होगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कई बार वो ये दे देगा कि स्लोप की वैल्यू ये है हमारे, कहाँ भाई, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ का जो स्लोप है वो ये दे रहा हूं, बताओ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे आप कहाँ से निकालोगे, स्लोप मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो वो यहाँ से निकल आएगा। तो h इज इक्वल टू कितना बनेगा, e मल्टीप्लाई में स्लोप, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी बच्चे। तो ये था मेरा किसके बारे में बच्चे, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। तो बेटा यही सारे फॉर्मूलाज कहाँ यूज होंगे, हमारे एनसीईआरटी के सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, ठीक है। बस दोबारा फिर बता रहा हूँ, स्टेटमेंट को रीड कीजिए अच्छे से, जो जो बातें दी हुई ना बेटा उसको लिखते रहो, ठीक है। वर्क फंक्शन दिया हो तो फाइव नोट सिंबल बना लो, लिख लिया, ठीक है। मान लो इंसिडेंट लाइट आ रही है फॉलिंग विद अ फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है, ठीक है, तो वो लिख ली, न्यू दे दिया, ठीक है। ऐसे लिखते रहो साथ साथ में, फिर लास्ट में पूछो स्टेटमेंट में कहा क्या गया, पूछा क्या गया है, वो उस देख के फॉर्मूला चूज कर लो कि कौन सा लगाओगे, पहले क्या निकालोगे फिर क्या निकालोगे, तो सारे फॉर्मूला यही लगने वाले हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो बेटा अच्छे से कीजिए, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आए तो मेरे से डिस्कस आप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो बेटा स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।